तो हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई बिलीव द प्रिपरेशन ऑफ यूपीएससी ईपीएफओ एग्जाम्स इज गोइंग वंडरफुल और बहुत मेहनत कर रहे होंगे आप लोग अकाउंटेंसी, इंश्योरेंस एंड ऑडिटिंग के टॉपिक्स में, विच आई एम कवरिंग। एंड माय नेम इज़ अमित कुमार। एंड आज का हमारा टॉपिक है बैलेंस शीट का। ठीक है, दिस कम्स अंडर अकाउंटेंसी एंड बैलेंस शीट, एज यू नो, इट इज़ कॉल्ड द फाइनल अकाउंट्स, जिसमें हमारा आपका आता है ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड नेक्स्ट इज बैलेंस शीट। तो आज हम बेसिकली बैलेंस शीट टॉपिक को कवर करेंगे। ठीक है, और अकाउंटेंसी के बच्चे जानते होंगे या नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड के बच्चे भी आज देखेंगे कि हम बैलेंस शीट का फॉर्मेट क्या होता है। शेड्यूल 3 जो कंपनीज एक्ट 2013 की रिक्वायरमेंट्स है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स भी इसे मानती है। तो हाउ डू वी प्रिपेयर द बैलेंस शीट, what is the purpose and objective of preparing the balance sheet, which we will show in our today's topic. So hope you are equally excited, and please confirm if the video and audio is clear to everyone at the back. Is it clear? All right, perfect. Hope the screen is visible to everyone. और जो आज हमारा बैलेंस शीट का टॉपिक है बच्चों, ठीक है, स्क्रीन पे विजिबल है। जस्ट ट्राई टू रीड इट्स डेफिनेशन कि बेसिकली हमारा बैलेंस शीट वो है क्या, और थोड़ा सा हम इसे कनेक्ट करेंगे पिछले क्लासेस से भी कि अभी तक सो फार व्हाट वी हैव स्टडीड अबाउट द फाइनल अकाउंट्स। ठीक है, जस्ट ट्राई टू रीड इट वंस। सो बैलेंस शीट है, इट इज अ स्टेटमेंट ऑफ एसेट्स, लाइबिलिटीज एंड इक्विटी ऑफ अ बिजनेस at a specified date. When it says a specified date, normally जो हम बैलेंस शीट प्रिपेयर करते हैं, ठीक है, we prepare at the end of the financial year. If your balance financial year is from 1st April 2025 to 31st March 2026, okay, तो हम 31st मार्च 2026 को अपनी ट्रेडिंग एंड पीएनएल अकाउंट बनाते हैं और बैलेंस शीट बनाते हैं। ठीक है, इज इट क्लियर? दैट इज व्हाई इट इज सेइंग एट अ स्पेसिफाइड डेट। और बैलेंस शीट है क्या? बेसिकली दिस इज अ स्टेटमेंट ऑफ एसेट्स, लाइबिलिटीज एंड इक्विटी। आपने ये भी पढ़ा होगा आगे की क्लासेस में, जो कि फॉर्मूला भी है कि एसेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल। ठीक है, डू यू रिमेंबर दिस फॉर्मूला? ऑल राइट, एक बार इसको नीचे में रीड कीजिए, देन आई विल कम बैक टू यू एंड एक्सप्लेन। ऑल राइट, तो अभी आपने यहाँ पे फॉर्मूला देख लिया, एसेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटीज प्लस इक्विटी और लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल। इक्विटी को कैपिटल भी कहते हैं। हमारा जो स्टैंडर्ड है, जो बैलेंस शीट को ओवरऑल गवर्न करता है, वो है शेड्यूल 3 ऑफ कंपनीज एक्ट, जो हमें डिफाइन भी करता है कि हमें बैलेंस शीट का फॉर्मेट क्या होना चाहिए या बैलेंस शीट कैसे प्रिपेयर होना चाहिए। ठीक है, दूसरा है हमारा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। ठीक है, इंड एस विच इज इशूड बाय द आईसीएआई, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया। पर्पस क्या है? इट शोज द फाइनेंशियल पोजीशन, नॉट द प्रॉफिटेबिलिटी। बैलेंस शीट एक स्टेटमेंट है, ये प्रॉफिटेबिलिटी नहीं बताता है, आपकी फाइनेंशियल बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन बताता है as at 31st March of that particular year. All right, ठीक है, moving ahead. एक बार हम देखेंगे कि बैलेंस शीट का जो फॉर्मेट होता है, बैलेंस शीट का
एक तो हमारा होता है टी फॉर्मेट में, जो नॉर्मली आप लोगों ने, बच्चों ने देखा होगा क्लास 11 12th में या ग्रेजुएशन में, जो हम बनाते थे बैलेंस शीट को। This is liabilities, liabilities. Okay, this is the traditional format that you have seen or studied in class 11 12th or graduation, which is a T format, traditional format. और दूसरी जो format होती है हमारी as per the schedule 3 of the Companies Act 2013. Okay, so in case you want to note this down, just note it down, and then again I will move to the next format, which is prescribed by the schedule 3 or ICAI. Just note it down once. Okay, noted. All right, very good. दूसरा हमारा बच्चों फॉर्मेट होगा, वो होगा आपको एज पर शेड्यूल 3 बैलेंस शीट। ठीक है, ये हम बनाएंगे आपको वर्टिकल फॉर्म में, हॉरिजॉन्टल फॉर्म में भी बच्चों ये बनता है, बट आई विल जस्ट शो यू हाउ दीज आर प्रिपेयर्ड। दिस इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द एग्जाम परस्पेक्टिव, बट यू शुड नो कि हमारे बैलेंस शीट में क्या क्या लिस्टेड होता है, एंड एटलीस्ट यू शुड नो इन एनी further exams that you will appear or prepare for in the future. Okay, understanding perspective से this is very important to learn how the balance sheet of any company looks like. Okay, so first it will come non-current liability. What is non-current liability? In a very simple nutshell you should understand, जो करंट लाइबिलिटी नहीं है वो नॉन करंट लाइबिलिटी है. इन केस यू वांट टू अंडरस्टैंड इट बाय एग्जांपल, आई विल से डिबेंचर, ओके, विच इज नॉन करंट लाइबिलिटी. ठीक है, एक बार इसको नोट डाउन करते जाइए एंड देन आई विल एक्सप्लेन इट. सिंपल मैं समझाने की कोशिश करूंगा, यू डू नॉट हैव टू रिमेंबर एवरीथिंग. ओके, यहाँ पे आपका आ जाएगा इक्विटी शेयर कैपिटल, दूसरा होगा रिजर्व एंड सरप्लस. ठीक है, फिर नॉन करेंट लाइबिलिटी हो गया, देन इट विल कम करेंट लाइबिलिटी. ठीक है, अब करेंट लाइबिलिटीज में क्या क्या हो सकते हैं? करेंट लाइबिलिटीज में आपके होंगे क्रेडिटर्स. आई एम जस्ट पुटिंग वन एग्जाम्पल कि एटलीस्ट आप इस फॉर्मेट से प्रैक्टिकल चीजों को कोरिलेट कर पाए. ठीक है,
Just note it down. ठीक है, ये नोट कर लिया? Before non-current liability, there will be one more thing. It will come equity and liabilities. Okay. And ठीक है, let me clear it first. Try to write it down again. Okay. Actually what happened, the series got interchanged. ठीक है, since ये schedule 3 जो है हमारी as this is prescribed as per the companies act, तो हम इसे ऊपर नीचे we cannot write like this. We have to correctly position all our shareholder funds which will come under equity and liability, then it will come non-current liability. ठीक है, and then after it will come current liabilities. Actually I am trying to explain this with the example, but there should be a clarity. We should not mismatch the format of the format which is provided by the Companies Act. Okay, so just note it down again. एक्चुअली इसकी जो फॉर्मेट है वो थोड़ी बड़ी है, लंबी है, सो आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन कि मैं कैसे आपको इसे अच्छे से समझा पाऊँ. सो जस्ट write, I will try to explain in concise and crisp. First write equity and liabilities, then write non-current liabilities, then comes current liabilities. मैं आपको इसको अलग से इसके अंडर में क्या क्या आएगा वो एक्सप्लेन कर दूंगा. rather than if I would try to list here in this format, then it will be very long. I have to explain it at one go at one place. Okay, total of all this will be here. Then comes asset side will come. First you note it down. Try to note it down, then I will explain the asset portion. Non-current assets, then current assets will come. ठीक है, ये जो है हमारा लाइबिलिटीज का पोर्शन है. ठीक है, यहां इसके टोटल्स आ जाएंगे, एसेट्स के टोटल यहां पे आ जाएंगे, एंड बोथ शुड टाई. टोटल ऑफ लाइबिलिटी विल टाई विथ टोटल ऑफ द एसेट्स. ठीक है, यहां पे आप शॉर्ट में समझिए कि शेड्यूल 3 ऑफ बैलेंस शीट का फॉर्मेट क्या होता है. जस्ट नोट इट डाउन. ठीक है, नोटेड. ऑल राइट. आई एम क्लीनिंग इट, मूविंग अहेड. अब हम इसके थोड़े थियोरेटिकल पार्ट पे आएंगे. एक्चुअली आई वांटेड टू एक्सप्लेन द फॉर्मेट फर्स्ट, सो दैट आपकी जो हम टॉपिक एक्सप्लेन करें उसमें एक आपको लिंकिंग बने और आप चीजों को कोरिलेट कर पाओ, rather than since it is a purely theoretical part,
So I just wanted to connect this with the format, a practical approach, so that it will be remembered by you in a very, structured way. So what is the objective of preparing the balance sheet? Okay, just go through it once. It present true and fair view, ठीक है, assess the liquidity and solvency position. बैलेंस शीट में सिंस करंट एसेट्स लिस्ट करते हैं आप, करंट लाइबिलिटीज को लिस्ट करते हैं आप, सो इट विल आल्सो एसेस द liquidity and solvency position. When we talk about liquidity means cash in hand. If suppose I am talking about current assets, okay, so current assets में बैंक और कैश में कितने बैलेंसेस आपके पड़े हुए हैं, ठीक है. Liquidity means how easily it can be converted into cash, ठीक है. सॉल्वेंसी पोजीशन बताती है आपकी कि आपका जो बैलेंस शीट देख के कोई भी क्रेडिटर है या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जिसने आपको लोन्स दिए हुए हैं, he can analyze based on the financial position through your balance sheet. He will analyze कि जो सॉल्वेंसी है आपकी, there are different financial metrics in under ratio analysis, जिससे हम सॉल्वेंसी रेशियो भी डिराइव करते हैं और we try to gauge the information how strong your financials is, how you are performing. Okay, so third is comply with the regulatory requirements. Legal requirements है हमारे बैलेंस शीट के बनाने के, वो हमारा कंप्लाई होता है. डिसीजन मेकिंग हम कर पाते हैं एंड रेशियो एनालिसिस जो मैंने अभी बताया, एंड कंपैरेबिलिटी अक्रॉस पीरियड्स. बैलेंस शीट आपके जो कंसिस्टेंट अकाउंटिंग पॉलिसी फॉलो करते हैं, इट्स प्राइम ऑब्जेक्टिव इज कंपैरेबिलिटी, कि अपने पास्ट ईयर के ट्रेंड्स को देख पाएं, प्रायर ईयर के नंबर्स को कंपेयर कर पाएं. ओके, फॉर्मेट्स देखा आपने अभी, एक मैंने बताया टी फॉर्म जो ट्रेडिशनल था, जिसमें लाइबिलिटीज को हमने लेफ्ट रखा था, एसेट्स को राइट साइड में पोजीशन किया था. एक हमारा वर्टिकल फॉर्मेट था शेड्यूल 3 जो मैंडेटरी है कंपनीज को बनाना, टॉप टू बॉटम अप्रोच था. आपने देखा था हमने उसको कैसे लिस्ट किया था. सबसे पहले लाइबिलिटीज साइड में क्या डाला था, नॉन करेंट एसेट्स, सॉरी नॉन करेंट लाइबिलिटीज, देन करेंट लाइबिलिटीज, ठीक है. उसके बाद इनका टोटल किया था. सबसे पहले ऊपर में आएगा इक्विटी एंड लाइबिलिटीज, देन नॉन करेंट लाइबिलिटी, करेंट लाइबिलिटी, टोटल, एंड देन एसेट साइड. ओके, तो आपने ये पढ़ लिया. अब हमारे बैलेंस शीट के कंपोनेंट्स क्या होते हैं, ठीक है. व्हाई आई वाज ट्राइंग टू मेक यू अंडरस्टैंड द फॉर्मेट फर्स्ट, कि आप उसके बाद चीजों को कोरिलेट कर पाएंगे, ठीक है. जस्ट रीड इट वंस. तो हमारा कंपोनेंट्स ऑफ बैलेंस शीट है बच्चों, पहले शेयर होल्डर्स फंड, ठीक है, जिसके अंदर इक्विटी शेयर कैपिटल आती है, रिजर्व्स एंड सरप्लस को हम लिस्ट करते हैं. नाउ यू हैव टू रिमेंबर दिस कीवर्ड्स, क्योंकि ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में आपसे पूछे जा सकते हैं. ओके, नॉन करेंट लाइबिलिटी के अंदर जब मैं पहले फॉर्मेट बना रहा था, आई वॉज ट्राइंग टू प्रिपेयर इन दिस फैशन कि मैं उसमें बता सकूं कि क्या क्या कॉम्पोनेंट है, बट सिंस आप नाउ डेफिनेशन में आपको ये सारे चीज यहाँ पे कवर हो रहे हैं. शेयर होल्डर फंड्स में आ जाएगा शेयर कैपिटल, रिजर्व्स एंड सरप्लस. नॉन करेंट लाइबिलिटी में आएगा लॉन्ग टर्म लोन्स हैं, लीज ऑब्लिगेशंस हैं और प्रोविजंस हैं. लॉन्ग टर्म लोन्स होते हैं जो बैंक के ऐसे लोन्स हैं विच इज नॉट गोइंग टू बी रिपेड विद इन अ पीरियड ऑफ 1 year. इट इज मोर देन 1 year, 5 year, 10 years. लॉन्ग टर्म लोन्स आर देयर. ओके, सो ये आ जाएंगे. करंट लाइबिलिटीज में है क्रेडिटर्स हैं, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हैं, शॉर्ट टर्म लोन्स हैं. दिस विल बी कवर्ड इन करंट लाइबिलिटी. कभी भी आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में एग्जांपल से पूछ दिया जाएगा कि व्हाट इज करंट लाइबिलिटी, 4 दे दिया गया, क्रेडिटर्स, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, शॉर्ट टर्म लोन्स, ऑल ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव. तो आपको ये सब याद रखना पड़ेगा, ठीक है. नॉन करेंट एसेट्स, एसेट्स विच आर नॉन करेंट, ठीक है. जब हम नॉन करेंट की बात करते हैं, ठीक है, करेंट एसेट्स वो हैं, ठीक है, जिनकी ड्यूरेशन जो होती है नॉर्मली 1 year होती है, ठीक है, कन्वर्टिबिलिटी. नॉन करेंट एसेट्स हैं जो लैंड है, बिल्डिंग है, जिसको बिजनेस में आपने लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड किया हुआ है, ठीक है. इंटेंजिबल गुडविल और पेटेंट्स हैं. करंट एसेट्स में आपको आ जाएंगे इन्वेंट्री, कैश, डेटर्स,
प्रीपेड एक्सपेंसेस, बिल्स रिसीवेबल, ठीक है। सो दीज आर करंट एसेट्स, दीज आर इक्विटी एंड लाइबिलिटी साइड। अब हमारा एग्जाम्पल से समझेंगे कंटिंजेंट लाइबिलिटी। कुछ कुछ ऐसे भी टर्म्स हैं, ठीक है, जिसको आपको जानना है। ऑल दो कंटिंजेंट लाइबिलिटी को बैलेंस शीट के ही नोट्स टू अकाउंट्स में डिस्क्लोज करते हैं, नॉट इन बैलेंस शीट के हम दिखाते हैं, ऑलराइट, एक्सक्यूज मी। सो कंटिंजेंट लाइबिलिटी क्या है हमारा? इट इज बेसिकली अ पॉसिबल ऑब्लिगेशन फ्रॉम पास्ट इवेंट डिपेंडेंट ऑन अनसर्टेन फ्यूचर आउटकम, ठीक है। ऐसे ऑब्लिगेशंस हैं, ऐसी लाइबिलिटीज हैं प्रायर पीरियड पास्ट इवेंट्स के, ठीक है, विच इज डिपेंडेंट ऑन अनसर्टेन फ्यूचर इवेंट्स। लेट सपोज कंपनी के ऊपर कोई लिटिगेशन चल रही है 4-5 साल से, ठीक है, एंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ विन और लॉस, हमें नहीं पता है कि व्हाट इज गोइंग टू बी द आउटकम इन अ फ्यूचर पीरियड, और इसकी कोई फाइनेंशियल इंप्लीकेशन बिजनेस पे हो सकती है। सो वी आर गोइंग टू डिस्क्लोज दैट पर्टिकुलर obligation or non-current under non-current liability in our footnotes or notes to account, ठीक है, पढ़ेंगे। फॉर एग्जाम्पल बिल्स ऑफ एक्सचेंज है, डिस्काउंटेड बट नॉट मैच्योर्ड, अभी उसकी मैच्योरिटी नहीं आई है। सेकंड है लॉ सूट फाइल्ड अगेंस्ट द कंपनी, अभी आपको मैंने बताया। एनवायरमेंटल डैमेज केस फॉर 10 करोड़, कंपनी के ऊपर 10 करोड़ का कोई केस चल रहा है ट्रिब्यूनल में, ठीक है। अगर इन केस कंपनी उसको लूज कर जाती है तो ही इज गोइंग टू पे 10 करोड़, तो हम इसकी एक कंटिंजेंट लाइबिलिटी की प्रोविजन क्रिएट करके रखते हैं, या उसको हम अपने बैलेंस शीट में भी दिखाते हैं, ठीक है। गारंटी गिवन बाय द कंपनी फॉर अ सब्सिडियरी लोन, ठीक है। गारंटी को हम क्यों डिस्क्लोज कर रहे हैं? लेट सपोज कि जिसके लिए हमने गारंटी दी है ही फेल्स टू पे दैट लोन, in that case the company has the liability to pay that amount, okay. Treatment not recorded in the balance sheet shown as a footnote, मैंने अभी आपको बताया कि जो contingent liability होती है उसको हम बैलेंस शीट में ना दिखा के फुट नोट्स या नोट्स टू अकाउंट्स में डिस्क्लोज करते हैं। ऑलराइट, यहां तक क्लियर है? जस्ट गो थ्रू इट वंस, मार्क द कीवर्ड्स, ठीक है, एंड देन वी विल प्रोसीड फर्दर। All right, note it down. Okay, hope this screen is visible to everyone. नेक्स्ट हमारा टॉपिक है कंटिंजेंट एसेट्स। अभी हमने कंटिंजेंट लाइबिलिटी कवर किया बच्चों, नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज कंटिंजेंट एसेट्स। सो पॉसिबल एसेट, ओके, जस्ट रीड इट वंस। इट इज अ पॉसिबल एसेट दैट मे अराइज डिपेंडिंग ऑन अनसर्टेन फ्यूचर इवेंट, ठीक है। अ पेंडिंग कोर्ट केस वेयर द कंपनी एक्सपेक्ट्स टू विन 5 करोड़ एज अ कॉम्पेंसेशन, ठीक है। अभी हमने कंटिंजेंट लाइबिलिटी में देखा था कि हमारे ऊपर lawsuit pending है and where we are obliged to pay in case we lost that. Similarly, contingent asset में ऐसा भी है जहां पे we are expecting that we can get a 5 crore rupee as a compensation, but it totally depends on future uncertain event, okay. So we will so not recorded in balance sheet, disclosed in notes if inflow is probable, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा ऑफ बैलेंस शीट आइटम्स और एक्सपोजर्स। इसका क्या होता है डेफिनेशन? पोटेंशियल ऑब्लिगेशन और ट्रांजैक्शंस नॉट शोन ऑन बैलेंस शीट बट इंपैक्टिंग द फाइनेंशियल पोजीशन, ओके। और इसके एग्जांपल क्या है ऑफ बैलेंस शीट आइटम्स के? ऑपरेटिंग लीज एग्रीमेंट्स, कंपनी रेंट ऑफिस स्पेस विदाउट ओनरशिप। सेकेंड है हमारा डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट्स, फ्यूचर ऑप्शन फॉर हेजिंग रिस्क। सिक्योरिटीज मार्केट में जो भी डील कर रहे हैं बच्चे वो डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट्स को समझते हैं, जो फ्यूचर एंड ऑप्शंस होता है फॉर रिस्क हेजिंग, ओके। बैंक गारंटी इशूड, ठीक है। एंड फोर्थ इज स्पेशल पर्पस व्हीकल डेब्ट नॉट कंसोलिडेटेड। ट्रीटमेंट कैसे करते हैं इन सारे चीजों को, वेदर इट्स कंटिंजेंट एसेट, वेदर इट्स कंटिंजेंट लाइबिलिटी, वेदर इट इज ऑफ बैलेंस शीट आइटम और एक्सपोजर्स, it will not be shown in the balance sheet but it will be disclosed in our notes to accounts, ठीक है। तो आप इसको ध्यान से पढ़िएगा।
नेक्स्ट हम देखेंगे कि प्रोविजन में और कंटिंजेंट लाइबिलिटी में क्या डिफरेंस है। ओके, जस्ट मेक अ नोटिंग ऑफ इट। होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन टिल हियर। ऑल राइट, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है कि प्रोविजंस में और कंटिंजेंट लाइबिलिटी में क्या डिफरेंस है। जस्ट ट्राई टू रीड इट वंस, एक बार इसको रीड करने की कोशिश कीजिएगा, देन आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन इट। ठीक है बच्चों, प्रोविजन जो होता हमारा है, इट्स अ प्रेजेंट ऑब्लिगेशन। ठीक है, प्रोविजन जो है हमारा प्रेजेंट ऑब्लिगेशन है। देयर इज अ प्रोबेबल आउटफ्लो, अमाउंट कैन बी रीजनेबली एस्टिमेटेड। ठीक है, हम क्या होता है, क्या बिजनेस में अपने डाउटफुल डेब्ट्स के लिए प्रोविजन बनाते हैं। लेट सपोज हम क्रेडिट सेल्स कर रहे हैं, वी हैव डेटर्स। ठीक है, इज इट क्वाइट, दिस इज क्वाइट पॉसिबल कि हमारे जो डेटर्स हैं, लेट सपोज कि हमने 100 करोड़ का सामान सेल किया है उनको, सो देर इज अ प्रोबेबिलिटी कि उसमें 90% ही पैसे रिकवर हो, 10% हमारा डेट हो जाए, एनपीए हो जाए, इट वॉन्ट बी रिकवर्ड। ठीक है, दिस इज क्वाइट पॉसिबल। तो हम उनको क्या करते हैं, एस्टिमेट बनाते हैं और उस प्रोविजन को अपने बैलेंस शीट में दिखाते हैं। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स ऑफ 50,000 रिकॉर्डेड इन बैलेंस शीट। ठीक है, हम इसको अपने बैलेंस शीट में दिखाते हैं एसेट साइड में। ठीक है, नाउ कंटिंजेंट लाइबिलिटी। कंटिंजेंट लाइबिलिटी इज अ पॉसिबल ऑब्लिगेशन, आउटकम इज अनसर्टेन। हमने अभी बात किया था कि कोई हमारी पेंडिंग लॉ सूट है जो ट्रिब्यूनल में पेंडिंग है, तो देर इज अ चांसेस, देर इज अ पॉसिबल ऑब्लिगेशन, क्योंकि हमारा जो आउटकम है अनसर्टेन है। इट माइट बी पॉसिबल कि रिजल्ट जो है हमारे फेवर में आए या हमारे फेवर में ना आए। ठीक है, केस पेंडिंग इन कोर्ट विथ अनसर्टेन रिजल्ट डिस्क्लोज ओनली इन फुटनोट। प्रोविजंस को हम बैलेंस शीट में दिखाते हैं, बट जो कंटिंजेंट लाइबिलिटी और कंटिंजेंट एसेट्स होते हैं, वी डिस्क्लोज दैट इन द फुटनोट्स और नोट्स टू अकाउंट, नॉट इन द बैलेंस शीट। ओके, इज इट क्लियर नाउ? वेरी गुड। नेक्स्ट देखिएगा, हमारा रिजर्व्स एंड सरप्लस क्या होता है। नेक्स्ट टॉपिक है रिजर्व्स एंड सरप्लस। इसमें हम कैपिटल रिजर्व देखेंगे, रेवेन्यू रिजर्व एंड सरप्लस। तो बच्चों, कैपिटल रिजर्व होता है, इट इज क्रिएटेड फ्रॉम नॉन ऑपरेटिंग प्रॉफिट, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ लैंड। बिजनेस का जो प्राइम ऑब्जेक्टिव है वो लैंड सेल करना नहीं है। ठीक है, सपोज वी हैव इन्वेंट्री, हम पेट्रोकेमिकल शुगर इंडस्ट्री में डील कर रहे हैं, बट लेट सपोज कि हमारा कोई लैंड था जिसको कंपनी ने सेल किया और उस पर प्रॉफिट होता है, तो इट विल बी पार्ट ऑफ आवर कैपिटल रिजर्व। ठीक है, एंड व्हाट, सो दैट्स व्हाई इट इज सेज नॉन ऑपरेटिंग प्रॉफिट, मतलब which is not coming from the operating business, it is coming from non operating part. Okay, next है revenue reserve, it is created from regular profits. let's suppose कि हम petrochemical products में डील करते हैं, आयरन रॉड में, सीमेंट्स में डील करते हैं, वो हमारा प्राइम बिजनेस है। तो उसमें जो रेगुलर ऑपरेशन है, ऑपरेटिंग एक्टिविटी जो परफॉर्म कर रहे हैं और उससे जो प्रॉफिट डिराइव हो रही है, इट विल बी पार्ट ऑफ आवर रेवेन्यू रिजर्व। इट इज अ रेगुलर प्रॉफिट, जिसको हम जनरल रिजर्व भी कहते हैं। अब हमारा सरप्लस क्या होता है, जो रिटेन अर्निंग्स भी कहलाती है, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट आफ्टर डिविडेंड। बिजनेस में जब शेयर होल्डर्स को डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद जो भी सरप्लस फंड हमारे रहते हैं, ठीक है, उनको हम रिटेन्ड अर्निंग्स कहते हैं या सरप्लस कहते हैं। दैट्स व्हाई इट सेज एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स आफ्टर डिविडेंड। ठीक है, परफेक्ट। नेक्स्ट है हमारा टॉपिक जो है वो रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स है। एसेट्स को हमने रिवैल्यू किया है, एक बार रीड कीजिएगा फिर एक्सप्लेन करता हूं। नोटेड?
ठीक है, रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट देखेंगे। व्हाई देयर इज अ नीड फॉर रिवैल्यूएशन? लेट्स सपोज आवर मशीनरी जो है, लैंड एंड बिल्डिंग जो है, वी हैव रिकॉर्डेड दैट इन आवर बुक्स at book value, historical cost. Okay, now we are trying to revalue our asset to reflect market value. अब जो मशीनरी हमने लेट सपोज 5 साल पहले खरीदी थी बिजनेस में यूज करने के लिए, इट कॉस्ट ₹10 lakhs when we bought that machinery to use that to make it useful in our business, so it cost ₹10 lakhs. Now we revalued at 15 lakhs, increases 5 lakhs shown as revaluation reserve. आज हमने जब इसकी मार्केट में कीमत पता की तो इट इज एट 15 lakhs. तो हमने एक क्या किया, अपने बुक्स में एक रिवैल्यूएशन रिजर्व बनाया कि हमारी जो मशीनरी है नाउ इट कॉस्ट 15 लाख, अर्लियर इट वाज 10 lakhs. ठीक है, तो इसलिए हम एसेट्स का रिवैल्यूएशन करते हैं. नेक्स्ट कम्स डेफर टैक्स एंड एसेट्स एंड लाइबिलिटीज, जिसको हम डीटीए और डीटीएल भी कहते हैं, डेफर टैक्स एसेट, डेफर टैक्स लाइबिलिटी. ओके, अब डीटीए और डीटीएल क्या होता है? डेफर टैक्स एसेट्स होता है फ्यूचर टैक्स सेविंग्स ड्यू टू टाइमिंग डिफरेंस, और फ्यूचर टैक्स पेबल ड्यू टू टेम्पररी टाइमिंग डिफरेंस. ठीक है, हम इसे शॉर्ट में याद रखने की कोशिश करेंगे क्योंकि ये बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड थ्योरेटिकल क्वेश्चंस, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में आते हैं एग्जाम्स में. सो वी वांट डिग डीपर, वी वांट ट्रेड इट इन वेरी मच डिटेल. ठीक है, हम इस कीवर्ड्स को याद रखेंगे. एग्जाम्पल कहता है कैरी फॉरवर्ड बिजनेस लॉस ऑफ 10 लाख दैट कैन बी सेट ऑफ इन फ्यूचर. ठीक है, अब इनकम टैक्स में कुछ रूल्स है. ठीक है, आप लेट सपोज कि यू आर मेकिंग सम लॉसेस. ठीक है, तो 6-7 साल के लिए, ठीक है, एक बिजनेस में हमारा रूल होता है कि हम इसको कैरी फॉरवर्ड करके अपने फ्यूचर के प्रॉफिट से सेट ऑफ कर सकते हैं और फ्यूचर पीरियड की जो हमारी टैक्स लाइबिलिटी होगा उसको हम रिड्यूस करेंगे. तो इट सेज फ्यूचर टैक्स सेविंग ड्यू टू टाइमिंग डिफरेंस. नाउ सिंस वी आर ट्राइंग टू सेव आवर टैक्सेस इन फ्यूचर by adjusting it in the subsequent period, there will be a tax saving in the future, and this is why, because it is due to a timing difference. तो जो हमारा कैरी फॉरवर्ड बिजनेस लॉस होगा उसको हम फ्यूचर में सेट ऑफ करेंगे. और लेट सपोज डिटेल की बात करते हैं. डेप्रिसिएशन चार्ज हायर इन टैक्स बुक्स देन इन अकाउंटिंग बुक्स. अब क्या होता है क्या कि समटाइम्स इनकम टैक्स एक्ट जो है हमारा डेप्रिसिएशन जो एसेट्स पे हम चार्ज करते हैं, ठीक है, तो वो बोलता है कि चार्ज इट एट अ हायर रेट. लेट सपोज एज पर द इनकम टैक्स रूल्स आई हैव टू चार्ज टैक्स ऑन एसेट्स एट 20%, बट व्हेन वी आर रिकॉर्डिंग एक्चुअली इन आवर बुक्स एट 10% ओनली. तो यहाँ पे क्या है कि अभी हमने क्या किया, टैक्स ज़्यादा चार्ज करके अपनी प्रॉफिटेबिलिटी कम कर ली एंड वी आर पेइंग लोअर टैक्स. ठीक है, और अपनी अकाउंटिंग बुक्स में जो हम एक्चुअल रिकॉर्डिंग कर रहे हैं वहां पे हम जो एसेट पे चार्ज कर रहे हैं वी आर चार्जिंग एट अ लेसर रेट. तो यहाँ पे डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी क्रिएट होती है एंड दिस इज बिकॉज ऑफ MCA गाइडलाइंस, देयर इज इनकम टैक्स रूल्स एंड विच कंपनी हैज टू कंप्लाई विद इट. ओके, नेक्स्ट इज विंडो ड्रेसिंग. विंडो ड्रेसिंग एक नेगेटिव टर्म है जिसमें हम क्या करते हैं, अपने बुक्स को मैनिपुलेट करते हैं और अकाउंट्स को टू प्रेजेंट अ बेटर पिक्चर. डिलेइंग रिकॉर्डिंग ऑफ क्रेडिटर्स और सेलिंग एसेट जस्ट बिफोर ईयर एंड टू शो हायर लिक्विडिटी. आपने देखा होगा बहुत सारी कंपनीज आजकल क्या करती हैं, अपनी IPOs लेके आती हैं, 3 साल के अपने फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को दिखाते हैं, शेयर होल्डर बेस्ड ऑन देयर डेटा. उसमें जब उनकी IPO आती है, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग आती है स्टॉक एक्सचेंज में, तो दे अप्लाई फॉर दोज कंपनीज स्टॉक्स. ठीक है, तो कई बार वो ना विंडो ड्रेसिंग भी करते हैं. हाउ एवर सेबी इज देयर टू विच एक्ट्स एज अ वॉच डॉग और काफ़ी अच्छे तरीके से स्क्रूटनी भी करती है इनके बुक्स को. बट एट टाइम्स बिजनेसेस फॉलो दिस माल प्रैक्टिस और विंडो ड्रेस. कई बार हम इसे बोलते हैं कुक द बुक. ठीक है, ये क्या करते हैं अपने तरीके से, ठीक है, बुक्स को मैनिपुलेट करके अपने अकाउंट्स को विंडो ड्रेसिंग करते हैं. ठीक है,
तो ये हमें इसकी थियोरी पढ़नी है एंड एग्जाम्पल्स है आपको कि कैसे बिजनेसेस फॉलो दिस अनएथिकल प्रैक्टिस। ओके, कैरेक्टरिस्टिक क्या है बैलेंस शीट की? इट इज प्रिपेयर्ड ऑन ए स्पेसिफिक डेट, shows assets at historical cost except revalued items। ठीक है, जो रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स कर रहे हैं उसको हम सेपरेट दिखाएंगे, बट वी विल ऑलवेज शो आवर फिक्स्ड एसेट्स और जो भी एसेट्स है बुक्स में एट हिस्टोरिकल कॉस्ट। इट रिफ्लेक्ट्स द फाइनेंशियल पोजीशन नॉट द परफॉर्मेंस, जो हमने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा भी। जस्ट मेक अ नोटिंग ऑफ इट एंड देन वी विल प्रोसीड फर्दर। ठीक है, यहां तक आपने नोट कर लिया? नाउ वी विल लुक एट द limitations of it. Is it clear to everyone? What are the limitations of balance sheet while we are preparing? Based on historical cost, it ignores inflation. हम जो भी अपनी बैलेंस शीट बनाते हैं we represent that at historical cost और inflations को नहीं लेते हैं। Does not include intangible assets like goodwill created internally or human resources। अपनी गुडविल जो इंटरनली हमारा जनरेटेड एसेट्स है या जो फॉर एग्जांपल गुडविल है, ठीक है, उसको हम नहीं दिखाते हैं। ओनली अ स्नैपशॉट, डज नॉट रिफ्लेक्ट डे टू डे चेंजेस। विंडो ड्रेसिंग में डिस्टॉर्ट रियलिटी, अगर हम मैनिपुलेशन करेंगे अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में तो इट विल चेंज द रियलिटी। ओके, अब हमारा एग्जाम रिलेटेड पॉइंट क्या है? एसेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटीज प्लस इक्विटी या लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल, याद रखेंगे। AS2 जो होता है वो इन्वेंट्रीज के लिए होता है। कॉस्ट और नेट रियलाइजेबल वैल्यू विच एवर इज लोअर, आपने पढ़ा होगा। जो हम प्रोविजंस और कंटिजेंट लाइबिलिटी को शो करते हैं, AS29 और इंड AS37 रिप्रेजेंट करता है। कंटिजेंट लाइबिलिटी के बारे में हमने अभी आपको बताया कि वी शो इट एज अ फुट नोट, नॉट ऑन द बैलेंस शीट। ऑफ बैलेंस शीट आइटम्स ऐसा है, मस्ट बी डिस्क्लोज्ड सेपरेटली, जो ऑफ बैलेंस शीट आइटम था और ऑफ बैलेंस शीट एक्सपोजर था। डेफर टैक्स को एडजस्टेड अंडर नॉन करेंट एसेट्स और लाइबिलिटी, जो भी हमारे DTA या DTL होंगे, ठीक है, उनको नॉन करेंट एसेट्स या नॉन करेंट लाइबिलिटी में हम शो करते हैं। ठीक है, इज इट क्लियर टिल हियर? दिस वाज आवर शॉर्ट एंड कंसाइज टॉपिक ऑफ बैलेंस शीट। ये आपको समझ में आया होगा, होप दिस इज क्लियर। Go through the PDF notes, try to read it in a more focused way। जितने भी काफ़ी हमारे जो नोट्स हैं वो कंसाइज हैं, ठीक है, तो आप इन वीडियो लेक्चर्स को देखिए, PDF नोट्स को बार बार पढ़िए एंड देन ट्राई टू अटेम्प्ट द मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस विच इज देयर इन आवर ऐप। ठीक है, अगर आप इस इतने सारा क्वेश्चंस देखने के बाद आप प्रैक्टिस करते हैं तो you would be in a better position to appear for all the possible questions which is going to come in your exam। क्लियर है बच्चों? मेक सेंस? ठीक है, ये हमारा QR कोड भी है आपको, जो आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं यूनिकॉर्न फैक्ट्री क्लासेस के एप्स पे, एंड करेंटली इट इज अवेलेबल फॉर ऑल एंड्रॉयड यूजर्स। हमारी वेबसाइट पे भी जाके आप फ्री मॉक टेस्ट पेपर को अटेंड कर सकते हैं। ठीक है, और जो भी हमारी रिस्पेक्टिव सब्जेक्ट के कोर्सेज के प्लान्स हैं, यू कैन ऑप्ट बाई एंड टेक अ बेनिफिट ऑफ इट। ठीक है, रेस्ट जो भी हमारे PDF नोट्स हैं वो टेलीग्राम चैनल में अवेलेबल हैं, वहाँ भी आप देख सकते हैं। इवन इफ वी हैव अपलोडेड मेनी ऑफ टॉपिक्स ऑन यूट्यूब फॉर फ्री, सो दैट आप उसका बेनिफिट उठा सकते हैं फॉर योर एग्जाम प्रिपरेशन। ठीक है, इनकेस कोई भी क्वेश्चन होगा जस्ट ड्रॉप मी अ मैसेज हियर इन द कमेंट सेक्शन। ठीक है, आई एम लुकिंग एट द चैट, आप हमसे सवाल पूछ सकते हैं, कोई भी क्वेरीज या डाउट्स रहती है, वी आर अवेलेबल फॉर यू 24/7। ठीक है, सो होप यू एंजॉयड दिस सेशन। ऑलराइट, थैंक यू सो मच।